आज का ये अनंत के फंडे का एपिसोड बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखिएगा और लाइक अभी से ही कर दीजिए। देखिए, अभी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या 2023 में कोई मेजर क्रैश आ सकता है? क्रैश का मतलब यहां पे होता है कि स्टॉक मार्केट के मेजर इंडेक्स निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में 30% के ऊपर का क्रैश या करेक्शन आना। यहां पे हम जो रनिंग करेक्शन होते हैं 10%, 15% के, उनकी बात नहीं कर रहे। सपोज करते हैं मार्केट एक बुल रन में चल रहा है, तो 15%, 20% के रनिंग करेक्शन तो मार्केट में कभी भी आ सकते हैं। पर यहां पे हम बात कर रहे हैं 30% के ऊपर की क्रैश की। क्या डेटा के बेसिस पे एंड पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है हमारे सामने जिसके बेसिस पे 2023 में एक क्रैश आ सकता है? डिस्कस करेंगे। यही भी डिस्कस करेंगे आज के इस लर्निंग सेक्शन में कि 2022 में आउट ऑफ ऑल द एसेट क्लासेस किसने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करा है, कितना आउट परफॉर्मेंस किया है, पिछले 10 सालों में उनकी क्या आउट परफॉर्मेंस रही है। हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते सीधा स्क्रीन पे। इंट्रो देने से अच्छा है मैं सीधा आपको पॉइंट पे ले जाऊं और एक एक पॉइंट समझाना स्टार्ट करूं। इंपॉर्टेंट है तो लाइक कर दीजिएगा और एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहां पे सबसे पहले आप चेकआउट कर लीजिए कि अगर हम बात करें कि 2022 में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किसने दी है, तो वो दी है गोल्ड ने। सबसे पहले मैं आपको 2022 के सारे एसेट क्लासेस के रिटर्न्स की बात कर रहा हूं। गोल्ड ने हमें दिया है 11% के ऊपर का रिटर्न। क्रेडिट रिस्क फंड, जो एक डेट फंड की कैटेगरी होती है, जो अक्रूवल बेस्ड डेट फंड होते हैं, मतलब ऐसे डेट फंड जिनका मेजर फोकस होता है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिर्फ उसको खाना, कोई भी हमें ड्यूरेशन प्ले नहीं करना, उस तरीके के डेट फंड्स ने आपको 5% के रिटर्न्स दिए हैं। ऑल्दो इन फंड्स में थोड़ी क्रेडिट रिस्क होती है और ये रिटर्न्स कोई ज्यादा नहीं है, बट बिकॉज बाकी सभी एसेट क्लास ने काफी अंडर परफॉर्म करा है, इसलिए हमें ये 5.2% का रिटर्न्स भी टॉप 2 का पार्ट बन गया है। थर्ड, लार्ज कैप फंड्स ने परफॉर्म किया है, लार्ज कैप स्टॉक्स ने परफॉर्म करा है। फिर बॉन्ड्स, टी बिल्स, जी सेक्स आ जाता है। रियल स्टेट ने वापस से ओवरऑल बेसिस पे कुछ शहरों की कुछ जगहों पे बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस हमें मिली है रियल स्टेट में, पर ओवरऑल रियल स्टेट ने अंडर परफॉर्म करा है। मिड कैप, स्मॉल कैप वापस से हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस साल में इंटरनेशनल मार्केट्स में, स्पेशली अगर आप यूएस मार्केट की बात करें, बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। यहां पे ये हो गया हमारा 2022 का कंप्लीट एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने पहले प्रेजेंट करता हूं और एनालिसिस करने से पहले, मिड कैप एंड स्मॉल कैप यूजुअली साथ में चलते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो चाहे अंडर परफॉर्मेंस की बात हो। पर जब पॉजिटिव साइड की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप को भी आउट परफॉर्म कर जाएंगे। अंडर परफॉर्मेंस में बिकॉज मिड कैप कंपैरेटिवली बड़ी कंपनीज होती है, वो स्टेबिलिटी मिल जाती है हमें वहां पे। ये हमें सिर्फ इस साल में नहीं, ऑलमोस्ट हर साल में आप जाके देख सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप आपको बहुत ज्यादा सिमिलर से रिटर्न्स देते हुए आजू बाजू में ही दिखने वाले हैं। यहां पे आप वापस से देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप एकदम आजू बाजू में। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस हो गया। अगर हम बात करें ऐसे सालों की जहां पे स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आ जाता है, एक साल में 50% के ऊपर का आउट परफॉर्मेंस, तो अगले साल वहां पे स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करता है। 2014 62% के रिटर्न स्मॉल कैप में, नेक्स्ट हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। 2017 में 60% के रिटर्न्स, अगले 2 साल अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। 2020 30% के, 2021 में 62% के रिटर्न्स और फिर हमें इस साल में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो मतलब यह है कि ऑलरेडी देखिए, जो 2020, 2021, 2017, स्पेशली 2017 की आपको बात बताता हूं, ये ऐसा समय था कि हर किसी को लग रहा था कि भैया स्मॉल कैप में रिटर्न्स आते हैं, ये इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड्स तो सब फालतू होते हैं, इससे अच्छा है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि आप देखो तो सही, स्मॉल कैप में हमें मिले 60% के रिटर्न्स, इसी के कंपैरिजन में हम लार्ज कैप की बात करें तो 25, 26, 27% के रिटर्न्स, डबल रिटर्न्स मिल रहे थे। हर दिन यहां पे स्मॉल कैप भाग रहे थे बहुत ही तेजी से। पर जब ऐसी अति हो जाती है एंड इट इज सर्टेन टू एवरीवन कि यार स्मॉल कैप में ही रिटर्न्स मिलते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, फिर आता है वो अंडर परफॉर्मेंस का समय, जो आप सभी को पता है। पर ऑलरेडी 2022 में वो अंडर परफॉर्मेंस मिल चुकी है हमें स्मॉल कैप में, मिड कैप में, और इवन लार्ज कैप ने भी कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मतलब ये होता है कि रिटर्न्स के बेसिस पे पास डेटा को एनालाइज करते हुए 2023 में हमें रिटर्न्स के बेसिस पे कोई भी ओवर वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें इमीडिएट क्रैश आता हुआ दिखे, प्योरली बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंप्लीट एनालिसिस में, रियल एस्टेट आप देखोगे ना, पिछले 10 सालों के 10 सालों में रियल एस्टेट ने ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म ही किया है। कभी भी हमें आउट परफॉर्मेंस रियल एस्टेट से मिली ही नहीं है। यहां पे 2014 में फिर भी रियल एस्टेट ने और 2013 में रियल एस्टेट ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए थे। उसके अलावा पिछले 10 सालों में से 9 सालों में यहां पे हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एक एसेट क्लास जो पिछले 10 साल मतलब एक पूरा डेकेड अंडर परफॉर्म कर जाए, वहां पे
चाहे आपको इस मैट्रिक्स में रियल एस्टेट ऊपर की साइड आता हुआ दिखे या ना दिखे, आपके अपनी लोकेशंस पे अगर हमें कुछ अच्छी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, मतलब रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी रियल है। यहां पे एक एसेट क्लास 10 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद निकलने की कोशिश करेगी तो रिटर्न्स भी गजब देगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट रिस्क फंड ने 2022 में हमें रिटर्न्स दिए हैं, पर ये रिटर्न्स इसलिए हमें अच्छे दिख रहे हैं बिकॉज कंपेयर टू इट अदर एसेट क्लासेस हैव अंडर परफॉर्म्ड। 2023 में क्रेडिट रिस्क एज एन एसेट क्लास अभी भी इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज सबसे पहले यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उस समय क्रेडिट रिस्क काफी आउट परफॉर्म करते हैं। बाद में भी अगर हमें स्टेबिलिटी भी मिलती है, जब तक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना स्टार्ट नहीं होते ड्रास्टिकली, क्रेडिट रिस्क फंड सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देते हैं डेट की कैटेगरी में। तो ये कैटेगरी अभी भी इंटरेस्टिंग बनी रह सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट गोल्ड के रिलेटेड करते हैं। गोल्ड में आप यूजुअली देखेंगे रिटर्न्स या फिर अंडर परफॉर्मेंस ट्रांचेस में आते हैं कि 3 साल बैक टू बैक अंडर परफॉर्मेंस, फिर 3 साल बैक टू बैक आउट परफॉर्मेंस। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि गोल्ड 2023 में भी अगर 51-52,000 के ऊपर मेंटेन रहता है या एटलीस्ट 49-50,000 के ऊपर मेंटेन रहता है तो गोल्ड अभी भी ओके परफॉर्म कर सकता है। बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की यहां पे मैं एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहा, पर ओके अभी भी एसेट क्लास बना रहेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। मुद्दे की बात यह है कि अभी पिछले 1 साल में 1.5 साल में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हमें मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं दिखी है, जिसकी वजह से ओवर वैल्यूड हो जाए मार्केट और रैंडमली मार्केट धराशय हो जाए। करेक्ट हो जाता है 10-15%, इट इज ओके। अभी यहां पे मैंने किसी भी न्यूज की, अफवाह की या फिर कहीं सुनी सुनाई बातों की बात करी ही नहीं है। हमने तो प्योर डेटा के बेसिस पे स्टडी करने की कोशिश करी है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा अगर आप चाहेंगे तो हम प्रेजेंट करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग डेटा ये बोलता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में आज के दिन इमर्जिंग मार्केट एज कंपेयर टू लार्ज कैप मार्केट यानी कि स्टेबल डेवलप्ड मार्केट बेटर प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज। अगर आप वो भी डेटा देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी हम चलते हैं हमारे पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.37% पॉजिटिव, निफ्टी 0.38% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 1% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स भी न्यूट्रल रहा। 1000 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 981 स्टॉक डिक्लाइन हुए। अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो। अगर आप बात करें आज के मूवमेंट की, बहुत ही प्यारा था। अगर आपने कल का आनंद का फंडा का एनालिसिस देखा हो, आज के दिन पैसा 5-5, 6-6, 10-10 गुना भी हुआ है ऑप्शंस में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार आएगी या फिर ऐसी बात मैं हर बार करूंगा, पर आज के इस वीडियो का एंडिंग पार्ट देखिएगा। क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या थी उसके पीछे की साइकोलॉजिकल पॉइंटर, लाइव आपको करके दिखाने वाले हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस, मेटल्स, प्राइवेट बैंक अच्छा परफॉर्म करे। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, हेल्थ केयर के रिलेटेड थे। आने वाले समय में इंफ्रा एज अ सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ध्यान रखिएगा वहां पे। विक्स की बात करें तो 14.81 पे कंफर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले ना आप में से बहुत लोगों की क्वेरी आ रही है मेंबरशिप कोर्सेज के रिलेटेड। देखिए, एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो मेंबरशिप कोर्सेज के प्राइस है वो 1 जनवरी से बढ़ने वाले हैं। अगर आप पुराने प्राइस पे एनरोल करना चाहते हैं 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर पूरे साल के लिए, अभी आप एनरोल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से नए प्राइसेस अप्लाई हो जाएंगे। नए प्राइसेस क्या है वो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी मेंबरशिप है और मेंबरशिप खत्म होने में 6 महीने बचे हैं, पर फिर भी मैं आने वाले 1 साल का और अपग्रेड कराना चाहता हूं, तो कैसे कराऊं? देखिए, उसके लिए ना आप सीधा हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है 8448440438 उस पर कनेक्ट कर लीजिएगा। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि आपको कैसे अपग्रेड कराना है। एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, उसमें आपको हेल्प कर देगी और बैकएंड में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आनंद, ये मेंबरशिप की प्राइस जो अभी अपग्रेड हो रही है, क्या आने वाले समय में भी कोर्सेज के प्राइस और बढ़ सकते हैं? अभी फॉर द टाइमिंग नहीं बढ़ेंगे, एटलीस्ट 1-1.5-2 साल के लिए। अभी बढ़ने वाले 1 जनवरी से, उसके बाद 2023 या 2024 में तो नहीं बढ़ेंगे, पर अभी जो इंक्रीज है वो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आनंद, एसएमई आईपीओ को आप गोइंग फॉरवर्ड आनंद का फंडा में कंपेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए। देखिए, अभी ऑफ लेटली एसएमई आईपीओ में बहुत रिटर्न्स आए हैं, पर अगर माल फंसता है तो फंसता भी लंबा है और लॉस भी मोटा होता है। इसलिए एसएमई आईपीओ का डिस्कशन अभी सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स के साथ में करता हूं, क्योंकि उनकी रिस्क एपेटाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो उसी चीज को फॉलो करेंगे। रिटर्न्स हमेशा मिलते हैं इन प्रोपोर्शनल टू रिस्क। क्या वो एडिशनल रिस्क लेने के रेडी भी है?
आई एम वेरी श्योर यहाँ पे जो नॉर्मली लोग सुन रहे हैं, हर कोई एसएमई आईपीओ की रिस्क नहीं ले सकता, तो हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। चलते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे और फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी होगा। चलते स्क्रीन के ऊपर और इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग निफ्टी के एनालिसिस पे आ चुके हैं। अगर हम सिर्फ आज के एनालिसिस की बात करें, जो हमने कल किया था कि आज क्या हो सकता है, हमारी परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस ये थी कि फर्स्ट हाफ में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहां पे मार्केट अगर 18,050 के आसपास कंसोलिडेट करता है और सेकेंड हाफ में जिस भी साइड निकलेगा वहां पे हमें बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। यहां पे आप देखिएगा, मार्केट ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया, यहां पे आपको इंडिकेशन दिया पहली कैंडल के साथ और सीधा एक बड़ा मोमेंटम दिया। अगर एक्सपायरी के दिन आपको इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर हो जाता है, तो यहां पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं ना, अगर हमने कॉल ऑप्शन में काम किया हो, बाय करने की मैं बात कर रहा हूं अभी फॉर द टाइमिंग, पैसा 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना भी हुआ है। आपको लग सकता है कि यार आनंद 10 गुना, 20 गुना आप कैसी बातें कर रहे हो। देखो, यूजुअली मैं बाय नहीं करता हूं ऑप्शन, ये मेरी स्टाइल नहीं है। मैं सेलिंग करके ही जाता हूं और सेलिंग ही मैं 95-99% करता हूं। पर आज के दिन क्योंकि मैं कल के एनालिसिस को खुद के टेस्ट करना चाहता था, मैं क्वांटिटीज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं यहां पे प्रॉफिट दिखाना मेरा पर्पस नहीं है। मुझे सिर्फ यह बताना है आपको कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस पे काम करते हैं। यहां पे मैं अपनी क्वांटिटीज या फिर प्रॉफिट का फिगर नहीं दिखा रहा क्योंकि वो मेरा यहां पे पर्पस ही नहीं है। पर्पस है आप सभी को सिखाना, तो आप सभी सीख जाएंगे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा, ये मैंने ऑलरेडी ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने ऑलरेडी लाइव मार्केट में प्लेस भी कर दिया था कि भाई मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया है और बताने की कोशिश करी थी। यहां पे 18,100 का कॉल 5 रुपए के अंडर में लिया था। बाद में ऐसा नहीं कि मैं पूरा 5 रुपए के नीचे में ले पाया था, थोड़ा बहुत मुझे 8.5 या फिर 9 के 8 से 9 के बीच में बाय करना पड़ा था। ओवरऑल बात करी जाए तो यही कॉल ऑप्शन टुवर्ड्स द एंड 100 रुपए के आसपास गया था। 20 गुना पैसा हुआ है 5 रुपए से। क्या 5 रुपए से हर कोई बाय कर सकता था? नहीं बाय कर सकता था, क्योंकि 5 रुपए की कैंडल थी ये वाली। इस कैंडल पे मैंने जस्ट बाय करा था इन एक्सपेक्टेशंस कि ऐसा कुछ मार्केट में इमीडिएटली होता हुआ दिख रहा था। बट फिर भी देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार ड्राइंग्स रिमूव करता हूं। अगर आप इस कैंडल पे नहीं भी बाय कर रहे, पर भी अगर आपने इस कैंडल पे भी ऑप्शंस का फोकस किया, मैंने सेलिंग क्यों नहीं करी? क्योंकि प्रीमियम बहुत कम था, सेलिंग का इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी और बस एक आध घंटा ही बचा था, तो मैंने सोचा कि आज सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली बार तो नहीं, बहुत कम होता है कि मैं बाय करता हूं, पर यहां पे सीधा सीधी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो बाय करने की कोशिश करी और सीधा आपको मोमेंटम मिला। तो इस तरीके के मोमेंटम जब आप कैप्चर करते हो, स्पेशली एक्सपायरी के दिनों पे, आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बाइंग भी करते हो ना, किसी भी स्ट्रैटेजी के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, आप बाइंग भी करते हो ना, तो बाइंग में आपको एटलीस्ट 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए मिनिमम। अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काम कर सकते हो बाइंग में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, तो नॉर्मली अगर बात करें, अगर आप बाय करते हो प्योरली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% होती है। 80% चांसेस है कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको लॉस होगा। वो कैसे? सपोज करते हैं मैंने यहां पे ये बाय करा है, 5 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, ये प्रीमियम एकदम जीरो हो जाए। दूसरा, जीरो नहीं हो पर 2 या 3 रुपए रह जाए, जो हमने बाय किया है करीब 5 रुपए में, उसका प्रीमियम 2 या 3 रह जाए। तीसरी, 5 रुपए का 5 रुपए प्रीमियम रह जाए। चौथी प्रोबेबिलिटी, 5 रुपए से थोड़ा सा बढ़ जाए, 6-7 रुपए के आसपास रह जाए। और आखिरी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जहां पे ही हमें मेजर प्रॉफिट होता है। पहले 4 सिनेरियो में मोर और लेस हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे या फिर हल्के फुल्के प्रॉफिट में निकलेंगे, तो सिर्फ 20% प्रोबेबिलिटी के साथ हम बाइंग में काम करते हैं। तो इसीलिए, या 20 नहीं तो आप मैक्सिमम 25% प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो जिसमें आप प्रॉफिट में रहते हो। जब हमें पता है कि 1:4 का रेशियो तो आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा बाइंग में प्रॉफिट करने के लिए, और अगर आप मेजर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो 1:6 का रेशियो मेंटेन करिए अगर आपको बाइंग करनी है। अगर नहीं कर सकते तो सेलिंग या फिर ऑप्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस। अगर ये किया कैप्चर तो आपको आया बहुत मजा। अब कल के लिए बात करते हैं। ओवरऑल बात करी जाए ना, तो कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव साइड में रहने की कोशिश करेगा। इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा 18,450 पे, मेजर रेजिस्टेंस रहेगा जो इसका पुराना लेवल भी था। इमीडिएटली 18,300 के आसपास जो ये टॉप लगा था, यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर हम कल लॉन्ग जाना चाहते हैं, तो पहले अगर मेजर गैप अप हो जाता है 18,300 या 350, लॉन्ग नहीं जा सकते, स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन में काम करना पड़ेगा। अगर हमें लॉन्ग जाना है तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो और वापस से 18,200 को क्रॉस करे,
तो छोटे से 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 350 और 450 एटलीस्ट 425 तक के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। शॉर्ट करने की भी बिकॉज कल के दिन फ्राइडे है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आती है या फिर एक ही स्टाइल आती है जहां पे शॉर्ट होगा, वो ये कि अगर मार्केट 18,075 से लेके 50 ये वाला जो स्विंग है जो इसने मेजर यहां से निकाला, इसको क्रॉस करके अंडरकट करे तो एक बार 17,950 से लेके 900 तक के लेवल्स यहां पे मिल सकते हैं। तो इसमें हमें काम करना पड़ेगा। कल के दिन बायस टुवर्ड दी बाइंग या फिर अपसाइड में ज्यादा रहेगा, बिकॉज आज का मोमेंटम बहुत अच्छा था, तो बायस अपसाइड में है। पर अगर हमें चार्ट पे कुछ और होता हुआ मिला इंट्राडे पर्पस में, तो दूसरी साइड की भी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रेडी होनी चाहिए। अगर मेजर गैप अप हो जाता है तो हम अवॉइड करेंगे। अगर मेजर गैप डाउन होता है और वापस से मार्केट 18,090 9500 को भी निकालने की कोशिश करता है, फिर भी आपको एक छोटा सा स्विंग यहां पे मिल सकता है, छोटी सी अपॉर्चुनिटी वापस मिल सकती है। आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।